नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर प्रस्तुत हैं जैसे कि आने वाले टाइम पे हम सब जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन के पीछे सब लोग अपीयर होने वाले हैं या फिर हमारे सब एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा एक पर्सपेक्टिव है, एक बहुत बड़ा स्कोप है, एक हॉराइज़न बढ़ा करके हमें पीएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे आईएएस है वैसे जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत, काफ़ी सारा लक और बहुत सारे एक आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कई जगहों पे कुछ स्टूडेंट्स कई बार लैग कर जाते हैं, जैसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर गाइडेंस। तो जिसकी वज़ह से ना काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक प्रॉपर जगह पे स्ट्राइक करना चाहते हैं, वहाँ पर स्ट्राइक कर नहीं पाते। तो कुछ अब उस पे स्ट्राइक करने का एक ही तरीका है कि आइदर यू हैव टू do mistakes again and again and then learn, or either from the persons who have succeeded in that. So आज एक ऐसी सक्सेस जिन्होंने केएस एग्जामिनेशन जेकेपीएससी क्वालिफाई किया और 11th रैंक लाए और जम्मू एंड कश्मीर में विवेक रतन शर्मा जी हमारे बीच में है, ताकि वो हम लोगों को गाइड कर सके और जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं या होने वाले हैं वो कैसे अपनी एक प्रॉपर स्टडी लेके आए, वो अपना सकते। तो मैं आमंत्रित करता हूँ स्वामी सुनिश्चलानंद जी महाराज को और विवेक रतन शर्मा जी को। तो आज हम सब स्वामी जी के आइडियाज के साथ और स्वामी सुनिश्चलानंद जी महाराज इनके कुछ आइडियाज के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ स्वामी सुनिश्चलानंद महाराज को कि वो विवेक रतन शर्मा जी को फेलिसिटेट करें और साथ में अपने आशीर्वाद। मैं महाराज जी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। नमश्री यतिराजाय विवेकानंद स्वरूप। आज श्री विवेक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप लोगों को एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए कैसे प्रिपरेशन होना है, क्या करना है, कैसे अपने आप को इस डायरेक्शन में रेडी करना है, इन चीज़ों के लिए बताने के लिए मैं उसी टॉपिक के ऊपर एक 10 मिनट आपका समय लूँगा। टेक्निकल डिटेल्स आपको विवेक शर्मा जी बताएंगे। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, उसके बारे में मैं कुछ अपने विचारधाराएं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैंने इसी मंच पर पहले भी एक कहानी सुनाया था, बहुत प्रामुख्य है उस कहानी का हमारे जीवन के साथ। Why don't we succeed? Hard work, yes, but still we don't succeed. क्यों? वो कहानी फिर से आज दोहराता हूँ और फिर समझाता हूँ कि चीज की तरफ हमारी अटेंशन, नजर रहनी चाहिए। पुराना जमाना था, एक आदमी व्यापारी व्यापार कर रहा था। उसको एक किताब मिली, कोई पुराने जमाने की किताब। उस किताब में पारस पत्थर, फिलोसफर्स स्टोन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वो पत्थर ऐसा पत्थर है जो पत्थर किसी भी चीज, मेटल को, लोहे को अगर स्पर्श कर जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। जिस आदमी के पास वो हो, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी
बन सकता है। उस आदमी को वो पुस्तक मिला, व्यापारी था, देखा, उसमें पूरा नक्शा बना हुआ था, कैसे कहाँ जाना है, किस झील के पास पड़ा हुआ है वो बोल के, और उस पत्थर का स्वभाव, नेचर क्या है। बाकी पत्थर आप झील से उठाते हैं, कहीं से उठाते हैं तो वो ठंडा रहता है। ये पत्थर जब उठाएंगे तो गर्म फील होगा, वार्म फील होगा हाथ में पकड़ने से। तो उसने क्या किया, अपना सारा व्यापार बेच डाला। 3-4 साल के लिए जितना हो सके उतना सारा सामान लेकर दूर रेगिस्तान में, नक्शे में जहाँ था ना, वहां जाके, ओएसिस बोलते हैं इंग्लिश में, एक ऐसा झील रेगिस्तान के बीच में, वहां जाके अपना डेरा बिछाया और वहां अपना साधना शुरू कर दिया। क्या साधना? वहां लिखा था कि उस झील के बाजू में जो पत्थर पड़े रहते हैं, उन्हीं पत्थरों में से पेबल बोलते हैं इंग्लिश में, एक पत्थर वो है बोल। तो हर एक दिन सुबह से शाम तक झुकना, एक एक पत्थर उठाना, हाथ में उसको फील करना। फील करने क्या क्यों? क्योंकि बाकी पत्थर ठंडे रहेंगे, ये थोड़ा गर्म रहेंगे। करते 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 देखना कि कौन सा पत्थर है। करता रहा, लेकिन इसमें एक दुविधा है। क्या? पत्थर उठा के स्पर्श करके देखने के बाद वहीं छोड़ा तो बार बार उन्हीं पत्थरों को उठाता रहेगा। इसीलिए उसने एक तरकीब अपनाया, जो पत्थर उठाता और उसको स्पर्श करके देखता ठंडा है तो उसको झील में फेंक देता, ताकि अगली बार उस पत्थर को फिर से उठाना ना पड़े। करता रहा, करता रहा, करता रहा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। होते होते इसका पैसा सारा, इसने जो सामान ला के अपने 3 साल रहने के लिए जो किया था व्यवस्था, वो खाली होना शुरू हुआ। फिर हिम्मत नहीं हारी, वापस गया, अपने गांव गया, फिर से उधार किया, और 1-2 साल के लिए जितना सामान चाहिए उधार के पैसे से उसका व्यवस्था किया, वापस आया, फिर करना शुरू। सुबह से शाम तक यही काम करता रहा, करता रहा। 1-1.5 साल होते होते एक दिन पत्थर उठाता है, हाथ में गर्म। अभी इतने सालों का जो बोर्डम है, क्योंकि रोज वही काम करना है, उसको कैसे, उससे बाहर कैसे निकले, रोज सोचता रहता है ये काम कैसे कि जिस दिन पारस पत्थर मिलेगा उस दिन वो क्या क्या करेगा, कैसे अपने आप को, पहले क्या करेगा, फिर कैसे अपने आप को ऊपर लाएगा, फिर पूरे दुनिया पे कैसे राज करेगा। यही सपने देखता रहे, डे ड्रीमिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैसे ही उस पत्थर को उठाया, उस दिन 4.5 साल बीत चुके, गर्म पत्थर है, इतने साल की आशाएं, इतना मेहनत, सब उसके आंखों के सामने आया। अब मेरा जीवन बदल गया, अब दुनिया पे राज करूंगा। यही सब सोचता रहा, सोचता रहा, सोच रहा है, लेकिन 4.5 साल का मेहनत क्या है, प्रैक्टिस की वजह से, हर पत्थर को उठा के झील में फेंकने का जो प्रैक्टिस है, उसी से उस पत्थर को भी उठा के झील में फेंक दिया। जीवन बर्बाद। हार्ड वर्क बिल्कुल है, मेहनत उसने किया है, सिंसियरली, एस्पिरेशन है, कुछ करने का विल पावर वो भी है, सब कुछ है, लेकिन अटर फेल्यूर, ये कैसी चीज है? हमारे जीवन में, बहुतों के जीवन में ये होता रहे। सो इंग्लिश में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं। मैं इसीलिए बोलता रहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन मैकेनिकल, नॉट परफेक्ट, ओनली कॉन्शियस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो मैकेनिक होते जाएंगे। उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। आप जितना भी रट लगाओ, जितने साल भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मैकेनिकल, नो रिजल्ट विल कम। तो प्रॉब्लम क्या है? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं। पूरा आध्यात्मिक जीवन जो है ना,
ये आध्यात्मिक जीवन इसी कॉन्सेप्ट में है। या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सा एनर्जी? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, ये सब एनर्जी कंजर्व करके ट्रांसेंडेंस बोलते हैं, इस ड्युअलिटी से ऊपर जाने के लिए। ये कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी आप जितना चाहिए तपस्या कर, अगर कंजर्वेशन ठीक नहीं है सारा डिसिपेशन होता है। आपके पिताजी ने 10 लाख रुपए आपको दिए, 10 लाख रुपए खर्चे होते रहेंगे तो 10 लाख का 10 लाख नहीं रहेगा, घटता जाएगा अनलेस इट इज कंजर्व। ऐसे ही आपको रॉकेट इंजन के बारे में पता है। रॉकेट इंजन रॉकेट को ऊपर उड़ाता है, लेकिन वहां एक चैनल में एक तरफा उसका एनर्जी निकलता है कंबस्टन के बाद। अगर उसके बजाय हर डायरेक्शन में निकले तो ऊपर उठेगा। तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे जीवन में क्या होता है, श्री राम कृष्ण बहुत अच्छा उदाहरण दे कि खेत में आपने धान डाला है, धान यानी राइस पैडी आपने डाला है, तो उसमें पानी रोकना पड़ता है। उस खेत 2-3 महीने पानी रोकेंगे तभी पैडी आता है, आपको चावल आता है। तो पानी रोकने के लिए किसान क्या करता है, साइड में बंड बनाता है, एक दीवार के जैसे, कंपाउंड के जैसे छोटे छोटे बनाते हैं ना, 1.5 फीट 2 फीट बनाया, पानी भी लाया मेहनत करके, उसमें पानी भी छोड़ा, लेकिन पानी सारा निकल गया और खेत पूरा सूख गया। इतना मेहनत के बाद में भी ये कैसे होता है? श्री राम कृष्ण बोलते हैं, चूहे ने वहां खोद के रखा हुआ, चूहों ने जो खोदा हुआ है ना मिट्टी, उसको पहले भरो। जब तक वो नहीं भरोगे, पूरा नदी ला के वहां छोड़ दो, पानी नहीं रुकने वाला। इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन कहाँ हो रहा है? इमोशंस। कौन सा इमोशंस? काम, क्रोध, मद, मत्सर, इन चीजों में होता रहता है। अट्रैक्शन कहीं है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी के ऊपर द्वेष है तब भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जिस उद्देश्य में आप अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, वो करने के लिए आपके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी। कंजर्वेशन इज प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन। कौन सा रिनंसिएशन? क्या आपको अगर वैष्णव देवी जाना है यहाँ से, तो जम्मू को तो क्या करना पड़ेगा ना? नहीं, जम्मू में ही रहूंगा लेकिन वैष्णव देवी जाना है, होगा? ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, या तो टीवी हो, या स्पोर्ट्स हो, या कुछ और हो, या कुछ ह्यूमन रिलेशन के, वो तो आपको ही ठीक से पता है। इन चीजों से जब तक आप अपने आप को हटके नहीं रखेंगे, तब तक आप जितना चाहिए मेहनत कर लो, हार्ड वर्क कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। आज के लिए इतना काफी है। विवेक शर्मा जी, आपको अभी प्रिपरेशन, कंजर्वेशन हो गया, प्रिपरेशन भी तो चाहिए, उसके बारे में आप बताएंगे। यही मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद स्वामी जी। आपने जो भी कहा वो शायद किसी भी अगर मेरी टर्म्स में कहें, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो फंडामेंटल्स हैं। ये चीज जिसको हम कई बार कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन का पालन करना, कई बार ये चीजें हमारी एनर्जी को कंजर्व करती, और यही रीजन होता है हमारी सक्सेस का। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी से भी काफी इन्फ्लुएंस रहा हूँ। मेरा नाम विवेक था, तो बचपन में इनको पढ़ने का शौक था, तो मौका जब भी मिला मुझे, तो मैंने कोशिश की अगर मैं यहाँ पे आके अपना कुछ शेयर कर पाऊँ, जो थोड़ा बहुत मैं कुछ सीख पाया, तो मैं अच्छे से अपने सभी साथियों के साथ जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं या इस फेज में है, क्योंकि कई बार
इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम कुछ ऐसा है कि एंड तक हमको क्लियर नहीं है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल। कई बार ऐसा होता है कि तक पहुंचते हैं लेकिन फिर वापस प्री से शुरू करना पड़ता है, तो कई बार बड़ा मुश्किल चीज हो जाती है ये फेस करना। मेरी शायद मैं खुशनसीबी की समझूंगा अपनी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया केएस, लेकिन इससे पहले एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसका मैंने इंटरव्यू तक फेस किया था मैंने। तो उसके बाद मुझे फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ी। तो शायद मैं समझ सकता हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी माइंड ट्रेंचिंग एक्सरसाइज होती है। तो अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ये कुछ सिविल सर्विसेज एग्जाम ऐसा है कि अगर हमें इसमें पता लग जाए कि हमें करना क्या है तो शायद 50% काम वहां पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इस एग्जाम की डिमांड काफी ज्यादा है, काफी लोग इससे इन्फ्लुएंस हैं, काफी ट्यूटोरियल्स हैं, इतना कोचिंग मटेरियल है, इतनी बुक्स हैं कि जब स्टूडेंट इसमें घुसता है और अगर उसको सही स्ट्रेटजी, सही डायरेक्शन नहीं दी जाए तो वो मैक्सिमम अपना जो एनर्जी है वो वेस्ट कर देता है। कई बार कोई बुक पढ़ ली और उसका आउटपुट उतना नहीं है जितनी एग्जाम की डिमांड है, तो काफी मुश्किल हो जाता है उसको करना। तो उस मसले पे मैं आज आपसे बात करूंगा। मैंने जो पढ़ा था उसको मैंने प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड स्टडी मैंने की। कहीं जैसे कहते हैं कि प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करें और उसके बाद मेंस की अलग से करें, तो वो शायद उसको डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाता है, कई बार इतना करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने एक सही अप्रोच रखी है तो आपको ज़्यादा अपनी डुप्लीकेशन करने की नहीं ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सही तरीके से तैयारी डायरेक्शन सही डायरेक्शन से कर सकते हैं। तो अगर मैं अब बोर्ड की तरफ जाऊंगा तो मैं वहाँ पे अपना पूरा आपको बताऊंगा कि मैंने टॉपिक्स किस तरीके से डिवाइड किए थे, नोट्स किस तरीके से डिवाइड किए थे, कौन कौन से ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जो आते हैं, तो वो मैं एक बोर्ड से। अब मैंने किस तरीके से अपना पूरा रीडिंग पैटर्न डिवाइड किया था, और इसमें आपको प्री प्लस मेंस अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना है। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट जो है सभी को पता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री, इसको मैंने कुछ अपने ही तरीके से डिवाइड करके रखा है। तो इनमें से पहला हिस्ट्री काफी वास्ट है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस पे फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। जैसे अगर देखें तो इसमें एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री के ये सभी कंपोनेंट्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशियंट इंडिया में आप जो भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरू करनी है, तो प्राचीन भारत जितना भी हमने नियरली 1000 CE या उससे पहले की जो भी स्टडी करते हैं तो वो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आती है। तो उसके बाद मेडिवल इंडिया 1000 CE के बाद या 1757 से पहले। वैसे तो हम एग्जैक्टली डिमार्केट नहीं कर सकते कि कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, लेकिन एक जनरल एनालिटिकल तौर पे 1757 तक उसको हम मेडिवल इंडिया तक हम कंसीडर करते हैं। 1757 से लेके 1947 तक हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में स्टडी करते हैं। जैसे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, एंशंट में जैसे हमारा
पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज से शुरू करते हैं और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, वाकाटका डायनेस्टी, संगमेरा, ये सभी आप एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ोगे। तो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जब हमारा राजपूत एरा खासकर पृथ्वीराज चौहान से जब शुरू हुआ और किस तरीके से मुगल्स हैं और किस तरीके से उसके बाद ब्रिटिशर्स आना शुरू हुए, तो मेन जो ब्रिटिशर्स जब आना शुरू हुए तो वो वहाँ से 1757 से शुरू हो जाता है। 1757 से लेके 1947 तक हमारा फ्रीडम स्ट्रगल किस तरीके से हुआ, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आता है। तो 1947 से लेके अभी तक का, 1947 के बाद किस तरीके से अलग अलग एराज आए, किस तरीके से हमारा नेशनलाइज, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन, उनके बाद किस तरीके से नेशनलाइजेशन हुई, जो जो भी फेसेस हमारा कंट्री फेस करता गया, उसके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर इन सभी का क्रक्स ये बेसिकली जेकेपीएससी और यूपीएससी दोनों सेम ही डिमांड पे हैं। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये जो आर्ट एंड कल्चर है ये आपका एंशियंट से भी रिलेट करेगा, ये आपका मेडिवल से भी रिलेट करेगा, ये आपका मॉडर्न से भी रिलेट करेगा और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी रिलेट करेगा। अब क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा हम फोकस करते हैं, खासकर एंशियंट पढ़ते टाइम। जैसे हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरीके से शुरू हुआ, नगीरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, उससे पहले किस तरीके से केव्स थी, केव्स की इवोल्यूशन हुई तो टेम्पल्स बने, बिल्डिंग्स के डिज़ाइन जैसे मुगल टाइम में किस तरीके के बिल्डिंग्स के डिज़ाइन थे। पहले हमारा जो हमारा आर्किटेक्चर था वो एकदम अलग था, लेकिन जब अफगान्स आए, तुर्क्स आए, ईरान का जब कल्चर या आर्किटेक्चर आया तो उनका हमें एक फ्यूज़न कंसीडर किया जाता है मुगल एरा में, वो वहाँ पे डेवलप हुआ। तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड में देखी जाती है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में खासकर अलग अलग तरीके इंडस्ट्री रेवोल्यूशंस, उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सभी को स्टडी किया जाता है ताकि हम ये देख सकें कि जब हम अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको हम दुनिया की हिस्ट्री के साथ रिलेट कर पाएँ। अब प्री प्लस मेंस, अब कोई भी ये पूरी स्टडी कर रहा है तो सारी चीज़ें उसकी कवर हो रही हैं। अलग से मैं प्री के लिए अलग से पढ़ूँ, मेंस के लिए अलग से पढ़ूँ, ऐसी गलती नहीं कर रही। हाँ, लेकिन ये है कि अगर प्री है तो आप इन दो कंपोनेंट्स को थोड़ा साइडलाइन कर सकते हो, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि डायरेक्टली प्री में नहीं आते। तो इसलिए फोकस किस पे करना है, एंशियंट पे, मेडिवल पे, मॉडर्न पे और आर्ट एंड कल्चर पे। अब इनमें से किस पे बेटर फोकस किया जाए, इनमें से फोकस ज़्यादा करना है एंशियंट पे और मॉडर्न पे। मॉडर्न पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद एंशियंट पे, क्योंकि एग्जाम का अभी फिलहाल पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा है कि मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, जेकेपीएससी में या यूपीएससी में मेडिवल इंडिया से क्वेश्चंस जो है वो कम आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा फोकस एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते मेडिवल इंडिया पे कम आ रहे तो आगे वाले एग्जाम में भी कम आएंगे, कोई पता नहीं है। जिस तरीके का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है कुछ पता नहीं होता, मेडिवल इंडिया से भी आ जाए, इसलिए आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ये है हिस्ट्री के कंपोनेंट्स। मैं इसको कर दूँ डिलीट में। ये थे हिस्ट्री के कंपोनेंट्स। अब हिस्ट्री के बाद ये जो डिवीज़न मैं बता रहा हूँ मैं इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ता था, क्योंकि सिलेबस जो है आप जब भी आप पढ़ाई करें, तैयारी करें, चाहे जेकेपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, तो सिलेबस आप सामने रखें। अब सिलेबस के जो ब्रॉड आउटलाइंस हैं, बेसिकली डिवीज़न किस तरीके से होती है वो मैंने किस तरीके से की थी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। अब ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं। ज्योग्राफी को मैंने कुछ इस प्रकार डिवाइड किया था। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में कंपोनेंट्स कुछ, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी।
इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में कंपोनेंट्स क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मतलब अर्थ से रिलेटेड स्टडी करना है, जियोग्राफी अर्थ से रिलेटेड स्टडी करना है, तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है क्लाइमेटोलॉजी का, क्लाइमेट से रिलेटेड स्टडी करनी की किस तरीके से क्या प्रोसेसेस हैं, क्या सब कुछ। हाइड्रोलॉजी जितना वाटर से रिलेटेड होगा, ओशियंस, लैंड, लेक्स, रिवर्स, इन सब से हाइड्रोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जितना सॉइल रिलेटेड मैटर्स है, हमारा लिथोस्फीयर किस तरीके से फंक्शन होता है, अर्थक्वेक्स किस तरीके से आते हैं, स्लीप फ्लोर, स्प्रेडिंग थ्योरी, जब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इन सभी से गुजरेंगे। तो ये पूरे कंपोनेंट्स फिजिकल ज्योग्राफी के। इंडियन ज्योग्राफी में पूरा इंडियन लैंड मास से हम स्टडी करते हैं, जैसे माउंटेन्स किस तरीके से हैं, हमारे मेजर रिवर्स, माइनर रिवर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लेक्स हैं, उनके बीच के प्रोसेसेस कैसे हैं, किस चीज़ की लोकेशन कहाँ पे है। जैसे कई बार कोई लेक की लोकेशन आ जाएगी जो अभी न्यूज़ में चल रही होगी, करंट अफेयर्स में चल रही होगी। तो पूरा इंडियन लैंड मास, हिमालयाज़ को स्टडी करना है, रिवर्स को, पेनिनसुलर पूरा स्टडी करना है, वो सारा इंडियन ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब कुछ बुक्स ऐसी हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी को बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखती हैं। मैंने, लेकिन शायद मुझे कन्फ्यूजिंग लगता था, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करता हूँ, जितने मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनको जब मैं स्टडी करता था तो उनको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि कई बार प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये जो सिटी है, इस नाम की सिटी है, अगर करंट अफेयर में चल रही होगी तो ये नाम की सिटी कौन सी कंट्री में पड़ती है, या कौन सी कंट्री में इसकी लोकेशन है। अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो कौन सी कंट्री में इंडस्ट्री है। अब जैसे कई बार हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे हम अगर रशिया की एग्जांपल लेते हैं, रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कई बार वहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूक्रेन जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में सेटअप है, या यूक्रेन, अब रशिया, अगर आप यूक्रेन को कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि बेसिकली रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट क्यों है। रशिया जो है चारों तरफ से, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास है, चारों तरफ से उसके पास कोई साधन नहीं है जिससे कि वो ट्रेड कर पाए, क्योंकि आगे पीछे उसके आइस है। लेकिन अगर यूक्रेन उसके हाथ में आ जाता है तो उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी टू सीज हो जाएगी। जब इजी एक्सेसिबिलिटी टू सी हो जाएगी तो वो आराम से ट्रेड कर सकता है, वो फ्लरिश करेगा। ये कंसेप्ट आपके कब डेवलप होंगे, ये कंसेप्ट आपके तब डेवलप होंगे जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब कंट्रीज़ को पढ़ोगे, कौन सा रिसोर्स कहाँ पे है, कोल कहाँ पे पाया जाता है, डायमंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, गोल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक कंट्री का पता होना चाहिए, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो, खासकर करंट अफेयर्स कर रहे हो, और जब न्यूज़ में कोई चीज़ चल रही है तो आप देखो कि अच्छा ये देश है, इस देश के पास ये रिसोर्सेज हैं, तो अपने आप आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि बेसिकली कन्फ्लिक्ट क्यों है। कन्फ्लिक्ट इज़ ऑल ड्यू टू इकॉनमी को डेवलप करना है तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तब होंगी जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे, उसमें फोकस आप रिसोर्सेज पे रखोगे कि किस देश में कौन सा रिसोर्स है, कौन सी सिटी कहाँ पे लोकेशन है उसकी। तो जब आप उसको स्टडी, न्यूज़पेपर जब आप स्टडी करोगे तो आपको अपने आप सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपस में रिलेट करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे मैंने आपको बताया रिसोर्सेज, ये बेसिकली रिसोर्सेज यहाँ से डिराइव हो जाएंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप पढ़ें कोल कहाँ पे पाया जाता है, गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी कंट्री में कहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कॉपर कहाँ पे है। अब जैसे जापान है तो जापान के पास रिसोर्सेज काफ़ी कम है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अच्छा जापान है, इसमें इतने इतने आइलैंड्स हैं, होकाशु आइलैंड है, नाकाटिको आइलैंड है, अच्छा इस आइलैंड की ये खासियत है, इस आइलैंड में रिसोर्सेज कम है, इसलिए शायद जापान जो है अब वर्टिकल फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये कंपोनेंट कवर कर लिया, अभी मैं इसको कर दूँ डिलीट। इसके बाद है पॉलिटी। मैं फिर एंड में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक भी बता दूंगा कौन सी बेटर रहती है रेफर करने के लिए, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा हैं और फिर मुश्किल हो जाती है कई बार। पॉलिटी, पॉलिटी का सिर्फ एक तरीका है, जब भी आपने पढ़ना है तो जिस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया गया है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया है पार्ट्स में।
जब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो मैंने क्या किया था, मैंने भी यही टेक्निक रखी थी। वैसे तो बुक आती है लक्ष्मीकांत की, तो सब लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं, तो मैंने भी उसी बुक को फॉलो किया था। लेकिन उस बुक को मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया था कि अगर मैं स्टेट के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मतलब मैं पार्ट 5 को पढ़ रहा हूँ, अगर मैं यूनियन के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मतलब मैं पार्ट 6 को पढ़ रहा हूँ। मैंने पूरी बुक ही उसको टियर किया, पूरी बुक को पढ़ा, फिर उसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया कि पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन है, तो मेरे नोट्स में भी जो मैं बुक पढ़ूंगा उसमें पार्ट 1 जो है मैं उसको इस तरीके से पढ़ूंगा। इसी तरीके से मैंने पूरी अपने जो नोट्स थे उनको पार्ट वाइज डिवाइड किया था। इसलिए कई बार जब क्वेश्चन आता है आपको किसी कॉम्पिटिटिव में, आप CDS में बैठोगे, UPSC में बैठोगे, JKPSC में बैठोगे, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि अच्छा बताओ इलेक्शन कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। आपने अपना पूरा जो नोट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़े हैं, आपने याद करना है कि मैंने जो पढ़ा तो क्या उसमें इलेक्शन कमीशन था। हाँ, उसमें मैंने जो पार्ट वाइज डिवाइड किया था, एक कहीं हिस्से में पार्ट 14 या शायद पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन था, तो इसका मतलब क्योंकि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ कौन सी हैं, वो आप अलग से पढ़ोगे, लेकिन आपने वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ी, इसका मतलब वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट वाइज डिवाइड करने के पीछे जो लोग बैठे थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे। अगर आप उन्हीं के हिसाब से पढ़ोगे पार्ट को, कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डिवाइड करता है, तो शायद 10-15% आपके लिए पॉलिटी काफ़ी आसान हो जाती है। उन्होंने पूरा डिवाइड करके किया कि हमको किस तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ना है। आप चेक कर लेना, शायद पार्ट 5 यूनियन है और पार्ट 6 स्टेट है, अब इसको चेक कर लेना। मुझे याद है यूनियन पहले आता है, स्टेट बाद में। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप पार्ट वाइज पॉलिटी को पढ़ेंगे। एक और कंपोनेंट पॉलिटी का है, आप पार्ट को देख सकते हैं 5, 6 इस तरीके से। उसके बाद पॉलिटी का एक कंपोनेंट आता है गवर्नेंस। वैसे तो ये आपकी मर्जी है कि गवर्नेंस आप इकोनॉमी में रखना चाहते हो या अलग से रखना चाहते हो। मैं अपने बेसिस पे पॉलिटी को, गवर्नेंस को पॉलिटी के अंडर रखता था। एक तो ये, और दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी। गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप, ये शायद एक बहुत डाइवर्स सा टॉपिक है। कोई भी गवर्नेंस इश्यूज, कोई भी हमारी सरकार अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रही है जिससे कि गवर्नेंस इन्फ्लुएंस होती है, तो वो आप गवर्नेंस में डाल सकते हो। आप जब अपना न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये इनिशिएटिव, जैसे हमारा JNK में भी बैक टू विलेज हुआ, तो बैक टू विलेज को आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लो, उसकी एक बैकग्राउंड बनाओ, उसको अपने गवर्नेंस के टॉपिक्स में डाल दो, आपकी गवर्नेंस होगी। अब जो बैक टू विलेज था उसका बेसिक फंडामेंटल क्या था? उसका फंडामेंटल था कि लोगों तक किसी तरीके से ऑफिसर्स की पहुंच हो, या ऑफिसर्स जो है वो डायरेक्ट लोगों के कंटेक्ट में है और लोगों की डिमांड को समझे, तो ये गवर्नेंस इशू है। तो आप इसको अपने न्यूज़पेपर के बेस पे ही इसको अपना डेवलप कर सकते हो। अब जैसे अभी बड़े सारे गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुरू हो रहे हैं, तो आप उन सब चीज़ों को अपने गवर्नेंस के टॉपिक में डाल सकते हो। लेकिन फोकस अब प्री और मेंस किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए और किस पे कम? प्री के लिए इस पे ही फोकस करना है, पॉलिटी। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये आपका एक बेसिक आपका डेवलप करेगी, लिबरलिज्म, फ्रीडम, ये कुछ जो फिलोसफिकल पॉइंट्स होते हैं पॉलिटी में, पॉलिटिकल थ्योरी आपका डेवलप करेगी। ये एक NCERT आती है क्लास 11th की, तो वहाँ से ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। लेकिन इनको मेंस के लिए रखना है। अगर जैसे सेकुलरिज्म का टॉपिक है, लिबरलिज्म का टॉपिक है, तो आपको काफ़ी मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल मिल जाता है अपना पढ़ाई के लिए। लेकिन प्री के लिए फोकस पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे होल्ड होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी, गवर्नेंस चलो साथ साथ थोड़ा करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हो। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इकॉनमी पे। इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट्स या खासकर ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने इतना इकॉनमी का आइडिया नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसको, और मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी जब मैं स्टार्टिंग में इसकी तैयारी कर रहा था, तो मैंने इसको किस तरीके से डिवाइड किया था वो आपको बताते हैं। आप एक और चीज़ याद रखिए, हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करें, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं।
हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम इकॉनमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन हम सिविल सर्विसेज में इसका एक जनरल आइडिया लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए ये इंडियन पॉलिटी है या इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं है। अब इकोनॉमी को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया था, सबसे पहले था बेसिक्स, जिसमें मैं मैक्रो और माइक्रो दोनों के कंसेप्ट्स को इंक्लूड करता था। अब जैसे CDS है, अब CDS में आप पैटर्न देखिए किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। पहले सभी मैक्रो पे फोकस करते थे, मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है, इस पे फोकस करते थे और क्वेश्चंस भी ठीक है यहाँ से ही आते थे। लेकिन पिछले साल मैंने भी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई किया, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अब जो जैसे CDS आ रहा है या CABF आ रहा है, यहाँ पे अब पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ मैक्रो से माइक्रो पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपको दोनों पढ़ने हैं, मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी। बेसिक्स के बाद प्राइमरी सेक्टर, अब आगे इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर। एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन NCERT में इन्होंने दी है, लेकिन अगर आप अपने नोट्स ही इसी तरीके से डिवाइड कर लो तो बहुत आसान हो जाता है। क्वीनरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर, जैसे हॉर्टिकल्चर, जैसे फिशरीज और अदर अलाइड एक्टिविटीज। प्राइमरी नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि जो प्राइमरी रिसोर्सेज से डील करना है, सिंपल रिसोर्सेज आपको किस तरीके से ऑब्टेन कर रहे हो, एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, फिशरीज, ये बड़ी एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। इससे रिलेटेड अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, थोड़ी सी बैकग्राउंड बनानी है, इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़, जैसे अभी फार्म लॉस के ऊपर काफ़ी इशू चल रहा है, तो वो सारा आपका प्राइमरी सेक्टर में आप इसको डिवाइड कर सकते हो इन तरीके, इन हेडिंग्स देके। इससे आपका क्या होगा कि काफ़ी सिस्टमेटिक थोड़ा हो जाएगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पढ़ने वाली चीज़ कौन सी है और ना पढ़ने वाली कौन सी है, जब इस तरीके की क्लासिफिकेशन होगी। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर आपका जनरेट करेगा रिसोर्सेज। अब उस रिसोर्सेज को प्रोसेसिंग करनी, उन रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग करके, इंडस्ट्रीज का यूज़ करके उनका एक प्रॉपर प्रोडक्टिव बनाना, तो इसलिए सेकेंडरी सेक्टर। इसमें आप इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि काम की है, तो इस टॉपिक में डाल दो, अपने नोट्स इस तरीके से डिवाइड कर लो कि वो इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। इसमें प्रोसेसिंग, अलग अलग तरीके की स्कीम्स जिस तरीके से चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री संपदा योजना, वो आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हो, क्योंकि वो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर है वो स्कीम, तो आप सेकेंडरी सेक्टर में डाल सकते हो। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम है, हॉर्टिकल्चर, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आ जाता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। टर्शियरी बेसिकली डील करता है सर्विसेज से, और आपको पता है कि हम अब इंडियन इकोनॉमी ने एकदम से, इंडियन इकोनॉमी का शिफ्ट हुआ है प्राइमरी टू टर्शियरी। हमने सेकेंडरी पे इतना जनरेट हम नहीं कर पाए, हम सीधे सर्विसेज सेक्टर की ओर डेवलप कर गए हैं। तो सर्विसेज सेक्टर जो है या टर्शियरी सेक्टर जो है, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, डैम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सब हमारे लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी है, तो मैंने इनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया था। कोई भी न्यूज़ आ रही है मुझे, अगर कोई योजना आ रही है एयरपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड, रोड सेक्टर से रिलेटेड, तो उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैंने इस फोल्डर में अपनी नोटबुक बनाई थी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई भी न्यूज़पेपर में मैं पढ़ूंगा कि अच्छा ये योजना है, इतना हमारा क्राइटेरिया है, तो वो मैं सब यहाँ पे डाल देता था। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अब सबसे बड़ी हमारे जो इंडिया में जिस पे फोकस हो रहा है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, हंगर, पॉवर्टी, अलग अलग तरीके की इंडाइसिस आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन तरीके के जो इंडाइसिस हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है, वो सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सोशल का मतलब सोसाइटी से डील करना है, आपका स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ,
ये सब चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। टर्शरी के बाद क्वार्टरनरी सेक्टर, ये शायद एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको पढ़ने को कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब रिसर्च रिलेटेड है। रिसर्च रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ोगे या आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वो लगेगा तो वो आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाएगा। क्वीनरी सेक्टर, ये एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन है जो एनसीईआरटी ने भी दी हुई है, लेकिन अगर हम अपने नोट्स इसी पैटर्न पे डिज़ाइन कर लें तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाएगा न्यूज़ को सॉर्ट आउट करना और कौन सी काम की है और कौन सी नहीं। क्वीनरी सेक्टर पे 2 टॉपिक्स, मॉनिटरी पॉलिसी जो बैंक से डील करती है और फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी, बैंकिंग रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी एनपीए की प्रॉब्लम आ रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इस तरीके की जो भी बैंकिंग सेक्टर से या आरबीआई किस तरीके से गवर्न कर रहा है बैंकिंग सेक्टर को, इन चीज़ों से रिलेटेड न्यूज़, इन चीज़ों से रिलेटेड डाटा, वो सब आपका मॉनिटरी पॉलिसी है। और सरकार, गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर रही है हमारी इंडियन इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, उसके क्या इनिशिएटिव्स हैं जिस तरीके से इकॉनमी को बेटर किया जा सके, तो वो सारा फिस्कल पॉलिसी है। तो ये एक पूरा एक मैंने डिवाइड किया था अपने इकॉनमी के हिसाब से। आप भी अगर करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप सॉर्ट आउट कर सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं और कहाँ पे। और जैसे कई बार मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आ गया कि हाउ इंडियन इकॉनमी इज़ परफॉर्मिंग वेल, क्या ऐसे कारण है कि इंडियन इकॉनमी थोड़ा सा बीच में हमको रुकावट आई है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा कम हुई। अगर आप अपने आंसर को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो मेंस में, तो ये नेचुरल है कि जो भी चेक करने वाला है वो अपने आप इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि आप इसमें पूरी सब कुछ सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर रहे हो। तो एक अच्छा ओवरव्यू है, अच्छा मैप है, इस पर आप काम कर सकते हो, इसको और बेटर कर सकते हो, वो आगे आपकी चॉइस है। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी पे फोकस कर लिए। अब उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनको मेंस के लिए ज़्यादा तवज्जो दी जाती है लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है, तो उन पे अब आते हैं। बाकी टॉपिक्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है। अभी तक हमने मेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी में फोकस किया और हमने वहाँ पे देखा कि हमको प्री पे किन टॉपिक्स को फोकस करना है और मेंस को किस तरीके से करना है। अब इसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये एक ऐसा टॉपिक है कि क्योंकि अब यूपीएससी, जेकेपीएससी, अब क्योंकि यूपीएससी में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो इसलिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आता है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स पे फोकस करना है, जैसे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इकोलॉजी, किस तरीके के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग्स हैं। एक शंकर आईएएस की बुक तो शायद हर कोई रेफर करता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक कवर है। और ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी को इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। हाँ, कुछ जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये तो ऐसा हॉट टॉपिक है कि काफ़ी देर से चल रहा है, तो इन टॉपिक से फोकस करना है। कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ हो रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ पे हो रही है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से कवर कर लोगे। इन्वायरमेंट उसका क्या असेसमेंट है तो वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कवर कर लोगे। लेकिन जो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, इसमें ये नहीं हम डिफ्रेंशिएट कर सकते कि कौन सा ज़रूरी है कौन सा नहीं, क्योंकि ये शायद ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए शंकर आईएएस सर को ही रेफर करता है और वो अच्छी बुक है, बस थोड़ा सा उसको अपडेशन चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ आप उसको अपडेट करते रहिए। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पे होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो हमने ज्योग्राफी में स्टडी की। उसके बाद जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हो। पहले इंस्टीट्यूट्स देख लो, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि IMF, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। जैसे मैंने इंस्टीट्यूट्स को भी अलग हिस्सों में डिवाइड किया था कि कौन से इंस्टीट्यूट का कौन सा मैंडेट है। अगर इन केस कोई इंस्टीट्यूट है उसका मैंडेट फाइनेंसिस से रिलेटेड है तो उसको मैंने अलग कर दिया था, फाइनेंस में डाल दिया। अगर कोई इंस्टीट्यूट उसका मैंडेट पॉवर्टी को हराना है या डेवलपमेंट करना है तो उसको मैंने डेवलपमेंट के हिसाब से इंस्टीट्यूट को डिवाइड कर दिया था।
अगर कोई इंस्टीट्यूट उसका मैंडेट सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड है तो उसको मैंने सिक्योरिटी ऐसे करके डिवाइड कर दिया था। अगर कोई इंस्टीट्यूट जिसका कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंडेट ही ट्रेड है तो उसको मैंने ट्रेड में कर दिया था। तो इस तरीके से आप जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनको डिवाइड कर सकते हो। इंस्टीट्यूट्स के बाद रिलेशंस विद द नेबर, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ हमारे किस तरीके से रिलेशंस हैं, आप उनको किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हो। या आप ये कर सकते हो कि रिलेशन विद साउथ एशिया, जैसे अभी हमारी इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी साउथ एशिया या ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमको फोकस बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो। और उसके बाद आप रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर हम चाइना के साथ कर रहे हैं या हमारी डीलिंग इसके नेपाल के साथ हैं, भूटान के साथ है, चाइना के साथ है, तो वो रिलेशंस विद नेबर्स में क्राइटेरिया में आ जाता है। और बाकी किस तरीके से उसको डिवाइड करना, आप एक ये ओवरव्यू इस तरीके से हो सकता है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी इश्यूज। एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में डाल सकते हो, लेकिन जो सिलेबस मेंशन करता है वो इंटरनल सिक्योरिटी मेंशन करता है। इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसकी एक बुक आती है मेगा हिल्स की, अशोक कुमार की, अच्छी बुक है उनकी, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। और इंटरनल सिक्योरिटी शायद एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे हर कोई बैठा जिसको पता होगा, JNK मिलिटेंसी या नक्सलिज्म किस तरीके से, या सेक्सेशनिज्म जो हमारी कंट्री में हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज इंटरनल सिक्योरिटी में आते हैं। छोटा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसके बाद है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। कुछ बुक्स इसको जोग्राफी के साथ रिलेट कर सकती हैं, आप इसको अलग से पढ़ सकते हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। इसमें लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनोज, ये सब इश्यूज आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आ जाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो थोड़ी सी NCERTs 9th और 10th की पढ़ के, 11th 12th थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है, लेकिन 9th 10th की NCERTs पढ़ के अपना बेस बना सकते हैं। और उसके बाद फोकस ये करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में ज़्यादा अपीयर हो रही है। जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में ज़्यादा अपीयर हो रही है आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। जैसे अभी नैनो टेक्नोलॉजी पे बड़ा फोकस है, बायो टेक्नोलॉजी पे बड़ा फोकस है, उसके बाद न्यूट्रिनोज की काफ़ी स्टडी की जा रही है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कौन सा मिशन कौन सी कंट्री भेज रही है, उस मिशन का मैंडेट क्या है। UPSC में भी कई बार इसके, JKPSC में भी कहीं इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप इनको अपने इस हिसाब से डिवाइड करें, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। इन टॉपिक्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो बड़े बेसिक टॉपिक हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन का अगर काम आ रहा है तो बायोलॉजी की अपनी एक नोटबुक अलग से छोटी सी बना लो, जो भी कंसेप्ट्स आ रहे हैं आप उनको वहाँ पे लिख दो। इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे एक बार UPSC का क्वेश्चन आ गया पिछले साल, व्हाट इज डेनिसोवियन, तो जिसने भी न्यूज़पेपर पढ़ी होगी, चाहे उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी होगी बायो की, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा वर्ड का पता है कि इसका मतलब क्या है तो वो आराम से ठीक हो सकता है। तो ये, इसके बाद एक टॉपिक लास्ट जो है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये शायद एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी एथिक्स और मोरालिटी को चेक करता है। UPSC ने डिमांड को समझ के कि ऑफिसर्स में इन चीज़ों की अहमियत होना ज़रूरी है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड मेंस में ही आता है, प्री में तो इसका मैंडेट नहीं है, सिर्फ मेंस में ही है। लेकिन इसमें हमारे सामने केस स्टडीज़ लाई जाती हैं कि अगर इन केस आप किसी डिस्ट्रिक्ट के DM हो या कोई ऑफिसर हो, किसी ऑफिशियल पोजीशन पे हो और आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है, तो आप उसको किस तरीके से डील करोगे, लोगों के साथ डीलिंग किस तरीके से करोगे, आपका माइंड सेट चेक करने के लिए वो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है। तो ये एक लास्ट टॉपिक है। शायद मैंने इसी हिसाब से आपको पूरा एक अपना एक ओवरव्यू दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। लेकिन आपको मेन फोकस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और अगर थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन पे करना है प्री के लिए। लेकिन जो स्टडी रखनी है, स्टडी हमेशा इंटीग्रेटेड रखिए ताकि आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है। तो मुझे लगता है शायद मैंने सेटिस्फाई किया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।
about current affairs? How to? अच्छा, करंट अफेयर्स, ये तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से आपको टॉपिक्स है। अगर करंट अफेयर्स के लिए करना है तो अगर इन केस आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, लेकिन उतना टाइम नहीं दीजिए जितना वो डिजर्व, उतना ही टाइम दीजिए जितना वो डिजर्व करती है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। जैसे अगर न्यूज़पेपर आप 1 घंटे में, सवा घंटे में ख़त्म कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस आप नहीं कर पा रहे हैं या अगर आप बिगनर हैं तो आपको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या ये मेरे पढ़ने लायक है या नहीं है, तो आप कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज पर रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं एमफिल भी कर रहा था साथ साथ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं पूरा उसको पढ़ पाऊँ। मैं क्या करता था, जैसे ऑनलाइन आपको हर डेली बेसिस पे राउज IAS करके यूट्यूब चैनल है, या आजकल शंकर IAS भी है, या कोई आप मैगजीन रेफ़र कर लीजिए, विजन IAS की, या जो भी लैंग्वेज आपका टाइम नहीं, अगर मुश्किल हो रही है पढ़ने में तो उसको एक ओवरव्यू दीजिए, और उसके बाद ये यूट्यूब पे वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। जैसे अगर आज 7 फरवरी है या 8 फरवरी है, तो वो डेली बेसिस पे शाम को वो न्यूज़, अब वो पूरी वीडियो उसकी न्यूज़पेपर की एनालिसिस अपलोड हो जाती है। अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको जब न्यूज़पेपर पढ़नी है वो खुद ही पढ़नी है। लेकिन जब तक आपके ये बेसिक्स पीछे वाले स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते हैं, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो इनको फोकस में रखिए, इनको आप करते जाइए। जितना मैक्सिमम 80 to 90% ये वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स इसको कवर करते हैं, आपको आपका करंट अफेयर डिस्टर्ब नहीं होगा, ये अच्छा कवर करते हैं। और मैंने खुद इनको रेफ़र किया और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। कई बार नहीं इतना टाइम होता था कि न्यूज़पेपर पढ़ पाएँ, आप इनके वीडियोज़ को 1.5 स्पीड की से भी चला सकते हैं और आराम से इनको रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, एक एनालिटिकल पोर्शन पे UPSC के लिए अच्छा एक टॉपिक्स कवर हो जाते हैं यहाँ से। सर, मेंस आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या पैराग्राफ में लिख सकते हैं? हम मेंस आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं और वो बहुत मुश्किल होता है ख़त्म करना। कई बार क्या होता है कि अगर कोई आंसर शीट हमको दी हुई है, तो आंसर शीट में हमको कितने पेजेस का लिखना है, वहाँ पे पहले का उन्होंने रेफ़र करके रखा होता है। आपके पास टाइम कम है, एक क्वेश्चन करना आपके पास उसके लिए सिर्फ 5 मिनट है। अब 5 मिनट में आप सब कुछ दिखाना चाहते हैं, आपको आता भी है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। इतना ही अगर आपने लिखना होता तो आपको 5 मिनट लगते, लेकिन एक फ्लो चार्ट बनाने में आपको 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, आपका टाइम बच रहा है। एक तो टाइम बच रहा है, दूसरा स्पेस कवर हो रही है, तीसरा अच्छा दिखेगा जब बनाएंगे तो। फ्लो चार्ट्स का ये फ़ायदा है, इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं। पैराग्राफ्स में भी लिखना ठीक रहता है, लेकिन बीच में हर एक क्वेश्चन में अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है तो एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आप जो कहना चाहते हैं वो एग्जामिनर उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो मेरा मानना है कि आप दोनों का मिक्स लेके चलिए, दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, तो एक अच्छा बैलेंस बनेगा और आपका आंसर भी अच्छा लगेगा। सर, सपोज कर लीजिए फ्लो चार्ट में जो हम बताना चाहते हैं वैसा नहीं बना पाए, तो उस केस में अगर पैराग्राफ ही लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना फ्लो चार्ट के भी, अगर आपका क्वालिटी कंटेंट अच्छा है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी है, तो आप compete कर रहे हैं उन्हीं के साथ। ये नहीं है कि फ्लो चार्ट बना के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, वैसा नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो आप किसी भी एंगल से किसी फ्लो चार्ट वाले से पीछे नहीं है, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फ्लो चार्ट बना के बस ये कि अच्छा लगता है, थोड़ा आइज़ को अपीलिंग होता है, चाहे वो एग्जामिनर भी है वो भी देखेगा कि मैं कम से कम टाइम में पेपर चेक कर पाऊँ, आप आसानी से डिलीवर कर सकते हैं और आपका टाइम बचता है। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करना ही सबसे टफ क्वेश्चन होता है। अगर 20 क्वेश्चन आपने कर लिए अपनी सेटिस्फेक्शन से, तो वो आप शायद कंपटीशन एंटर कर गए, वो पॉइंट होता है यहाँ। एग्ज़ाम को, ऐसे पेपर को, चलो मैं आपको एक अपना एक वो होता है कि एक बड़ी क्रूशियल चीज़ बताता हूँ जिसको मैंने फॉलो किया। क्योंकि एग्ज़ाम, जब मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था तो मैं कभी 20 क्वेश्चन नहीं कर पाया 3 घंटे में, एट मैक्सिमम 15-16। तो जब मैं मेरे मेन से, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे किसी तरीके से पेपर पूरा करना है। मुझे पता है कि मैं क्वालिटी लिख लूँगा, कंटेंट लिख लूँगा, लेकिन मुझे पेपर पूरा करना है। तो इसकी एक अप्रोच मैं बताता हूँ आपको, जो कम ही लोग डिस्कस करते हैं। तो 20 क्वेश्चन होते हैं, पहले 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, अगले 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 10 इंटू 10 10 इंटू 10 100,
और 15 इंटू 10 150। पहले 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, अगले 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। तो मैंने जब पहले में प्रैक्टिस किए जा था टेस्ट सीरीज, तो मैं ये 10 क्वेश्चन अच्छे से सेटिस्फेक्शन के साथ करता था। आगे जब पहुंचा था तो आगे इस पोर्शन से सिर्फ 5 से 6 ही क्वेश्चन कर पाता था, इतना टाइम ही नहीं मिलता था मुझे। तो मैं देख रहा था कि मुझे तो नुकसान है, अगर इन केस मुझे टाइम नहीं भी मिल रहा है तो मैं अगर ये पहले 10 क्वेश्चन करूँ तो मैं ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहा हूँ रादर देन कि इन पे फोकस करके। इसलिए जब मैंने ये मेरा एक स्ट्रेटजी थी, तो जब मैं मेंस में बैठा तो मेरा फोकस ये था कि 3 घंटे का टाइम है, 1.25-2 घंटे के अंदर मुझे ये 10 क्वेश्चन पूरे करने हैं। मैं इनको चाहे सीरीज में पहले 10 ही आते थे फिर ये 10 आते थे, लेकिन मैं उल्टा शुरू करता था, मैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करता था, क्योंकि 1.25-2 घंटे के अंदर मैं ज़्यादा मार्क्स कमा रहा हूँ। और एक नेचुरल जब आप ये वाला पोर्शन कवर कर लेते हो 150, आपने 250 में से 150 का जब आपने कर लिया तो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं यार, मैंने वो जो 15 मार्क्स वाले थे वो सारे कवर कर लिए और वो पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ कवर किए और उनको पूरा टाइम दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट होता था। यहाँ अगर फ्लो बनाने के लिए आप यहाँ से पहले 2 क्वेश्चन कर सकते हो, पहले 2 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद सीधे 11th पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, इनको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही अप्रोच करता था, पहले इनको कवर करता था क्योंकि ज़्यादा मार्क्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं इस पे शिफ्ट होता था। और यहाँ पे अगर मुझे टाइम कम है, अगर मुझे 1-2 क्वेश्चन की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो ठीक है, कर लूँगा मैं। 2 क्वेश्चन 20 नंबर की क्वालिटी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन करता हूँ तो 30 नंबर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो नुकसान मुझे कहाँ पे है? यहाँ से शुरू करता हूँ तभी। इसलिए ये एक स्ट्रेटेजी है, ये जब आप मेंस में बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि बेटर कौन से, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहता था, मैं यहाँ से शुरू करता था। सर एक चीज, सर क्वेश्चन कभी कभार मतलब कि आता है बंदे को पर शुरुआत नहीं कर सकता, तो उसकी शुरू कैसे करें सर? उसकी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन शुरू करना है तो उसका एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी और उसका कंक्लूजन, ये एक पैटर्न जो है ये फॉलो करना ही करना है। तो कई बार प्रॉब्लम ये आती है, आप सही कह रहे हो कि क्वेश्चन आ गया, मैं इसको शुरू पता तो मुझे इसके बारे में बड़ा कुछ है, तो मैं इसका शुरू कैसे करूं? तो जब मैं ऐसी कंडीशन में कहीं फंसता था, जब मेरे सामने क्वेश्चन आता था, तो मैं ये देखता था कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा क्यों है मेरे से, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहा होगा कि उसने मेरे से पूछा, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहा होगा कि उसने मेरे से इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा। अच्छा, कोविड है तो कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी में, क्या उसके दिमाग में ऐसी चीज़ रही होगी। उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए मैं स्टार्टिंग में 2 लाइनें लिखता था क्वेश्चंस के फेवर में, जैसे इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो मैं ये बोलूँगा कि जो एग्जामिनर था उसके क्या दिमाग में थी, उसको बड़ी चिंता थी इंडियन इकोनॉमी की कि कोविड के कारण हमारा बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा। तो उसकी उस क्वेश्चन की प्रेज में 2 लाइनें लिख दूंगा मैं। कोविड जो है एक ऐसा पैंडेमिक है जिसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को किसी तरीके से इफेक्ट किया है। इस तरीके से शुरू करो। जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका अपने दिमाग देखना है कि उसने किस एंगल से पूछा, तो उसके पूछने के कारण को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में ही कह रहा हूँ, ऐसी कोई 2 लाइनें लिख दो कि आपके क्वेश्चन को मैंने समझ लिया है और आपके क्वेश्चन को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि आपने इस तरीके से शुरुआत की है तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर वो चेक कर रहा होगा वो भी समझ आएगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन को ये समझ गया। ये एक अप्रोच रखनी है, और ये आएगी कब, जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, अपने आंसर्स को इवेल्युएट करवाओ, तो अपने आप यहाँ पे होल्ड करना शुरू हो जाएगा। सर आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो फ्रॉम द ऑनसेट से ही करनी है, बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम? मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए, पहले अपना एक नॉलेज बेस बना लेना चाहिए। जैसे जिस तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन बताई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आप अपना एक नॉलेज बेस बना लो। जब आपको पता लग गया कि हाँ मेरा 5-6 महीने में लगातार पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही करो। 5-6 महीने पहले बुक्स को लगाओ, बुक्स को अच्छे से स्टडी करो। जब आपने स्टडी कर ली है उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करो। कई जैसे कोशिश करते हैं वो एकदम से शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसका इतना कोई आउटपुट होता है। अपना एक बेसिक्स डेवलप कर लीजिए, उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग 2-3 महीने की गेम है, इससे ज़्यादा कि जब आपके दिमाग में क्वालिटी कंटेंट है, आपका माइंड, आपने अपना लेवल उस तरीके का बना लिया, उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आप अपने आप ही उसको जस्टिफाई करोगे, आपको पता लग जाए कहाँ पे कमी है कहाँ पे नहीं। लेकिन अगर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है और हम आंसर राइटिंग करने लग जाएँ तो वो गलत इम्पैक्ट जाता है।
कई बार हम देखते हैं कि हमारे कोलीग्स वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो कई बार लगता है डिस्टर्बिंग फैक्टर। लेकिन आपको वो नहीं करना, आपको अपने बुक्स पहले पढ़ लीजिए, बेस बना लीजिए, उसके बाद 5-6 महीने का गैप लेके उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 महीने के अंदर आपके आंसर राइटिंग स्किल्स अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। मेरा तो यही पैटर्न रहा था। सर एक स्टूडेंट जो बिगिनर है उसको कितना टाइम लगेगा ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, अगर वो मतलब बहुत ही डेडिकेशन से अपनी स्टडीज, अगर कोई बहुत ही डेडिकेशन से कर रहा है उसको मिनिमम 8 to 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स, क्योंकि कंसेप्ट ऐसे होते हैं, कहीं हम बहुत भी तेज़ हैं लेकिन कंसेप्ट ऐसे होते हैं और पढ़ना इतना वास्ट इसमें होता है कि मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ, लेकिन अगर जैसे फोकस मैंने आपको बताया कि किस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, अब उस तरीके से करते हैं तो आप 5 to 6 मंथ, जैसे अभी प्री आने वाला है, जुलाई में प्री होगा केएस का, तो तब तक आराम से एक वो लेवल डेवलप किया जा सकता है कि हम आराम से प्री निकाल लें। कहीं जैसे भी कुछ मेरे से पूछ रहे थे बाहर भी बच्चे की अब हम क्या ये केएस का क्या हमको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड तरीके से, आपको अगर पता है कि बस इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, आप उस तरीके से अगर कर रहे हो, पूरा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिक्योरिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी पे भी फोकस कर ले तो तभी आप आराम से प्री को क्वालिफाई कर सकते हो। और उसके बाद उतना टाइम है कि आप मेंस भी आराम से कर सकते हो। मिनिमम 8 to 9 मंथ्स लगते हैं, लेकिन आप सही तरीके से स्ट्रैटेजी से फॉलो करो तो आप 6 to 7 मंथ्स में आराम से इसको मेन ऊपर से आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। सर आपके अकॉर्डिंगली एक दिन में हमें कितनी स्टडी करनी चाहिए जो हमारे दिमाग में रिटेन रह सके? अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो 7 to 8 आवर्स, 7-8 आवर्स, सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठ लिया 3-4 घंटे तो सुबह ही लग जाएंगे, अगर सुबह पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर रात को पढ़ने की आदत, 3-4 घंटे रात को लग जाएंगे, बाकी पूरे दिन में 3-4 घंटे लगा लो। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से गो थ्रू भी करें। अगर आप ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स भी पढ़ते हैं तो बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाता है। मैं एमफिल कर रहा था, मुझे तो शायद 2 घंटे भी नहीं मिलते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपने राइट स्ट्रेटजी अप्रोच सही रखी है तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। हाँ, इनिशियल अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको 7 to 8 आवर्स चाहिए, 7 to 8 आवर्स। लेकिन कुछ जो कहते हैं कि 15 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, मुझे नहीं पता नहीं कैसे निकालते हैं 12 घंटे। जो सही कंसंट्रेशन का लेवल है वो बीच बीच में ब्रेक्स लेके आप 7-8 घंटे कर लिए, आराम से हो जाएगा। शायद मैंने सभी के डाउट्स वो जितना हो सकता था जस्टिफाई किया। ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल केवल वही सब्जेक्ट चुनिए जो आपको एक तो होल्ड है जिस पे, और आपको नेचुरल होल्ड है और जिस पे आप फोकस कर सकते हो, आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में मैं स्कोर कर पाऊंगा, जिस पे आपका नेचुरल होल्ड है या आपकी बैकग्राउंड उसी सब्जेक्ट की है। हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ बीटेक वाले स्टूडेंट्स या कुछ वो अलग से भी सोशियोलॉजी लेके भी क्वालिफाई कर रहे हैं, वो आपका नेचुरल होल्ड है। लेकिन आप ऐसा कीजिए जिस पे आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आपको लग रहा है कि मैं स्कोर कर सकता हूँ, तो उस ऑप्शनल को चूज़ कीजिए। और ऑप्शनल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में। अगर आपका ऐसे एथिक्स और आपका ऑप्शनल स्ट्रांग है तो आप आराम से क्वालिफाइंग रेंज में आ जाओगे। ऑप्शनल अच्छा अगर आपने स्कोर किया है, एथिक्स इंटीग्रिटी आपकी एक बड़ा जनरल सा टॉपिक है, उसमें कोई साइंस नहीं है, आप अपना बेस अच्छे से बना रहे हो, ऐसे आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो मैक्सिमम पोर्शन वहाँ पे ही कवर हो जाता है। ऑप्शनल हाँ ये है कि ऐसा चूज़ कीजिए जो आपको लगे कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इतने टाइम फ्रेम में कवर कर सकता हूँ और मैं स्कोर कर सकता हूँ, जिस पे नेचुरल होल्ड हो, वो वाला। फॉर मेडिकल स्टूडेंट आई एम अ डॉक्टर, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या सब्जेक्ट ले लूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, कभी हिस्ट्री सोचती हूँ, कभी पॉलिटी सोचती हूँ, बीच में सोशियोलॉजी ले लेती हूँ, तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो इसमें आप वैसे तो मेडिकल साइंस भी ऑप्शनल है, नहीं सर, बहुत वास्ट है, वास्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप एक काम कीजिए, आप टेस्ट सीरीज, आपको कोई 1-2 सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिए जो आपको लगता है कि मेरा इस पे होल्ड है, और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपके किस पे ज़्यादा होल्ड है और किस पे आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। तो अपने आप ही आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करके तो आपको पता लग सकता है कि कौन सा ऑप्शन आपका ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे आप किसी ट्यूटोरियल में जाते हो, आपने हर एक का 2-3 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, आपको हर एक का पता है, तो कहीं ना कहीं बैठ के जब आप खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि ये मुझे अच्छा भी लगता है, इसमें मेरी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, तो नेचुरली आपका वही ऑप्शनल बन जाएगा। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद डिसाइड करोगे, जो आपको खुद इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि हाँ यहाँ पे मेरा होल्ड है और मुझे यहाँ पे काम करना है। आप अगर एनालिसिस करनी तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट दे दो, देख लो मार्क्स किस में ज़्यादा आ रहे हैं और क्या सच्ची में आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा।
लेकिन पहले प्री पे फोकस करना है ज़्यादा। Somebody told me yesterday that sociology का अच्छा स्कोप नहीं है JKPSC में, is that true? थोड़ा सा अब मैं क्या बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर रहता है कि कोई ऑप्शन ज़्यादा स्कोरिंग है, कोई ऑप्शन कम स्कोरिंग है। जैसे इस बार सोशियोलॉजी के काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन मेन लिस्ट में क्वालिफाई इतने नहीं कर पाए हैं। इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहा है, जोलॉजी अच्छा रहा है, बॉटनी अच्छा रहा है, तो वो इम्पेक्ट तो रहता है। जैसे हम बाहर से कह सकते हैं कि स्केलिंग होती है, वैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं। ऑप्शनल में भी जैसे एंथ्रोपोलॉजी हमेशा से अच्छा, JKPSC में तो हमेशा से अच्छा किया, और इवन की UPSC में भी कंसिस्टेंटली अच्छा शो कर रहा है। तो ऑप्शनल हाँ डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, इसलिए आप चूज़ कीजिए कि, लेकिन ये भी है कि कई बार कोई ऑप्शन अच्छा जा रहा है तो बाद में उसको टारगेट कर दिया जाए और कम कर दिया जाए, ये भी फैक्टर रहता है। तो सोशियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल है, काफ़ी कैंडिडेट्स आ भी रहे हैं इसमें, इंटरव्यू तक फेस कर रहे हैं और कुछ फाइनल लिस्ट में भी आ रहे हैं। लेकिन आप एनालाइज कर लीजिए कि लिस्ट्स में कि किस ऑप्शनल में ज़्यादा बेटर, अगर आप जैसे आपके 2-3 ऑप्शनल हैं तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, और आप ये भी ध्यान रखिए कि स्कोर कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ओपनली तो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन हाँ ऑप्शनल कई बार हो जाता है कि इस ऑप्शन में ज़्यादा है, इस ऑप्शन में कम आ रहे हैं, तो वो एक रहता है फैक्टर। कम अगर स्टूडेंट होंगे किसी ऑप्शन में तो वो इतना टारगेट नहीं किया जाता, ज़्यादा होंगे तो वो कई बार टारगेट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।